दोस्तों आज की हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर से। इसी राजस्थान के उदयपुर में एक गांव लगती है जिस गांव का नाम सूरन होता है और इसी सूरन गांव का रहने वाला एक व्यक्ति सुभाष कुमार। दरअसल सुभाष कुमार जो होता है उसी गांव के अंदर पिछले 15 सालों से बिजली का सामान बेचा करता था। उस दुकान को चलाते हुए अच्छी खासी उसकी आमदनी भी होते आ रही थी। तकरीबन वो महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये कमा लिया करता था। दोस्तों इधर जो इस सुभाष कुमार का अपना एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम रामकरण होता है। दरअसल इसकी बेटे की नौकरी फौज में लग जाती है। दोस्तों इधर इस सुभाष कुमार की जो पत्नी रहती है कुछ सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी रहती है। इधर जो ये सुभाष कुमार रहता है अपने इस रामकरण बेटे की शादी सुनीता नाम की लड़की से करवा देता है। दोस्तों अब इधर रामकरण और सुनीता के शादी के 2 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन इन दोनों का कोई अपना औलाद नहीं होता है। अब जब जब ये रामकरण फौजी के नौकरी से छुट्टी लेकर अपने घर अपनी पत्नी सुनीता के पास आता था, सुनीता उससे लड़ना और झगड़ना शुरू कर देती थी। दरअसल सुनीता अपने पति रामकरण को ताना मारती थी, जरूर तुम्हारे अंदर कोई कमी है कि हमारे पास कोई अपनी औलाद नहीं है। दोस्तों इस बात को लेकर इस दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। तभी दोस्तों एक दिन यानी कि 15 जुलाई 2025 का दिन आता है जब तकरीबन शाम के 4 बजे के आसपास ये जो रामकरण रहता है अपनी फौज की नौकरी से 15 दिनों का छुट्टी लेकर वो अपने घर आता है। दोस्तों जैसे वो घर के लिए चलता है अंदर से बेहद ही खुश रहता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस बार घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। दोस्तों अब जैसी रामकरण तकरीबन शाम के 4 बजे वो घर पहुंच जाता है। अब दोस्तों जैसी रामकरण अपने घर पहुंचता है सबसे पहले तो अपने पिता सुभाष से मिलता है, उससे हालचाल लेता है, फिर अपनी पत्नी सुनीता के पास चला जाता है और सुनीता के पास जाते उसे कहने लगता है कि इस बार हम दोनों आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दरअसल तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूं कि शहर ले जाकर मैं तुम्हें अच्छी खासी शॉपिंग करवाऊं। दोस्तों यहाँ जो सुनीता होती है वो भी शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों फिर पति पत्नी मिलकर शहर जाते हैं जहां पर ढेर सारी शॉपिंग की जाती है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर अब ढेर सारी जो सामान रहता है यहाँ सुनीता और ये रामकरण मिलकर एक दूसरे के साथ खरीदते हैं। वापस फिर ये दोनों घर चले आते हैं। दोस्तों रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो जाता है। फिर ये सारा परिवार यानी कि रामकरण की जो पत्नी सुनीता होती है और रामकरण का जो पिता सुभाष कुमार होता है, ये सारे लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं यानी कि आराम करना शुरू कर देते हैं। तभी जो यहाँ सुनीता रहती है दरअसल अपने पति रामकरण से कहती है कि इस बार हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों डॉक्टर से दिखाकर अपने आप का चेकअप करवाएंगे कि आखिर कमी है तो किसके अंदर है। अब यहाँ पर जो रामकरण फौजी रहता अपनी पत्नी सुनीता से दरअसल ये कहता है चलो ये तो ठीक बात है, लेकिन क्यों नहीं हम लोग किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जो सुनीता होती है वो किसी बच्चे को गोद लेने से साफ साफ मना कर देती है। तभी अब अगली सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास ये दोनों पति पत्नी तैयार होते हैं और फिर ये लोग अस्पताल चले जाते हैं जहां पर अलग अलग डॉक्टर सुनीता और रामकरण का मेडिकल चेकअप करते हैं। जिसके बाद इधर सुनीता का जो रिपोर्ट रहता है वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन रामकरण का जो रिपोर्ट रहता है उसमें थोड़ी बहुत कमी रहती है। जिसके बाद रामकरण का रिपोर्ट देखते हुए वहां के डॉक्टर रामकरण से कहने लगते हैं कि आपके अंदर थोड़ी बहुत कमी है जिसके कारण आप कभी पिता नहीं बन सकते हैं। दोस्तों अब इस बात पर चूंकि रामकरण तो फौजी रहता है वो तो इतना ज़्यादा मायूस होता नहीं है, लेकिन उसकी जो पत्नी सुनीता रहती है जैसे इस बात को सुनती है वो कहीं ना कहीं भांप लेती है कि अब इसके कारण वो कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके पति के अंदर ही कुछ कमी है। दोस्तों जिसके बाद वहां के जो डॉक्टर रहते हैं यहाँ पर कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जिसके बाद रामकरण उन दवाइयों को लेकर अपनी पत्नी के साथ अस्पताल से वापस घर चला आता है। अब इधर फिर दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे तैसे करके 15 दिन का समय तो बीत जाता है। तभी दोस्तों अब यहाँ पर रामकरण का 15 दिन का जो छुट्टी रहता है वो खत्म हो जाता है। अब रामकरण
अपना सामान पैक करता है और जिसके बाद फिर रामकरण 1 अगस्त 2025 को वापस अपनी फौज की नौकरी पे चला जाता है। जिसके बाद यहाँ जो रामकरण की पत्नी सुनीता रहती है वो अंदर से बेहद मायूस रहने लगती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि दरअसल वो कभी अब मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसका जो पति रामकरण है उसमें ही कमी है। इसी बात को सोचते सोचते यहाँ जो सुनीता रहती है अंदर से बेहद ही टूट सी जाती है। फिर सुनीता सोचती है कि आखिर अगर मैं मां नहीं बनती हूं तो मेरी जो जिंदगी है अधूरी रह जाएगी। इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आखिर इस घर का वारिस नहीं होगा तो इस घर में जो भी संपत्ति है उसे आगे देखने वाला, उसका नाम लेने वाला कौन होगा। दोस्तों जिसके बाद यही सब कुछ सुनीता सोचते रहती, तभी उसके दिमाग में अपने ससुर के बारे में ख्याल आता है कि क्यों ना घर की बात घर ही में रहे। दरअसल मैं अपने ससुर से इस बारे में बात करके देखती हूँ, क्या पता इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। दोस्तों जिसके बाद अब अगली सुबह सुबह यहाँ पर जो सुनीता रहती है अपने ससुर सुभाष से दरअसल ये कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा तो फौजी जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि कभी वो पिता नहीं बन सकता, कभी वो मुझे मां बनने की खुशी नहीं दे सकता है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर जो सुभाष कुमार रहता है अपनी बहू को इस बात को सुनकर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके बाद फिर से उसकी जो बहू सुनीता रहती है अपने ससुर को ताना मारते हुए कहती है कि दरअसल तुम्हारा बेटा नामर्द है। अगर ये बात अगल बगल में पड़ोस के लोगों को पता चलेगी तो अपने घर के बारे में सोच कर देखो कि तुम्हारे घर की क्या इज्जत, क्या मान मर्यादा रह जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही सुभाष कुमार अपनी बहू के जुबान से बात सुनता है वो भी अंदर से बेहद दुखी हो जाता है कि मेरा बेटा फौजी में तो जरूर है लेकिन वो कभी पिता नहीं बन सकता। ये बात अगर अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को पता चल जाएगा तो आखिर मेरे घर की इज्जत का क्या होगा। खैर दोस्तों वो तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाती है। फिर रात आती है। अब रात को यहाँ जो सुनीता रहती है अपने ससुर के लिए खाना निकालती है, उसे खाना परोस कर खाना खिला देती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। अब यहाँ जो सुभाष कुमार रहता है खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेटने के लिए चला जाता है। इधर जो सुनीता रहती है वो भी काफी ज्यादा अंदर से टेंशन में रहती है, वो भी बिना खाए अपने कमरे में सोने चली जाती है। लेकिन सुभाष कुमार को आज नींद नहीं आ रही थी। दरअसल वो सोच रहा था कि मेरे बेटे के अंदर जो कमी है जिसके कारण मेरी बहू इतनी उदास रहती है और फिर लोगों को अगर इस बात की भनक लगेगी तो मेरे घर की इज्जत का, मान मर्यादा का क्या होगा। दोस्तों जिस बात को लेकर यहाँ जो सुभाष कुमार रहता है अंदर से काफी ज्यादा बेचैन हो उठता है। फिर वो अपने कमरे से निकलता है और अपनी बहू सुनीता के कमरे में चला जाता है। दोस्तों यहाँ तो सुनीता पहले से चाह रही थी कि उसका जो ससुर है उसके कमरे में आए और उसकी जो इच्छा है यानी कि उसकी जो मां बनने की इच्छा है आखिर उसका ससुर ही पूरा कर दे, क्योंकि घर की बात घर में ही रह जाएगी। अब जैसे ही सुभाष कुमार अपनी बहू के कमरे में प्रवेश करता है, यहाँ जो सुनीता होती है अपने ससुर से कहती है कि आखिर आप किस बात को लेकर मेरे कमरे में आए। जिसके बाद यहाँ पर जो सुभाष कुमार रहता है वो अपनी बहू से कहता है कि बहू तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज है, बताओ मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकता हूं। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो उसकी बहू सुनीता रहती है अपने ससुर से कहती है कि दरअसल तुम्हारा बेटा तो कभी पिता बन नहीं सकता, वो पिता बनने के लायक नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इस घर का वारिस दे सकते हो। दोस्तों यहाँ जो सुभाष कुमार रहता है अपनी बहू की बातों को अच्छे से समझ आता है। जिसके बाद हर मर्यादा को लांघ कर इसका जो ससुर यानी कि सुभाष कुमार रहता है अपनी बहू के साथ वो गलत रिश्ते बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उस सुनीता को मां बनने की खुशी मिल सके और उस घर का वारिस हो सके। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो सुनीता रहती है वो भी अपने ससुर का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाने में लीन हो जाते हैं। दोस्तों यहीं से इन दोनों का गलत रिश्ते कायम होने का जो सिलसिला रहता है वो शुरू हो जाता है। अब हर एक तीसरे से चौथे दिन यहाँ जो सुनीता रहती है अपने ससुर के साथ उसके रजामंदी से एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करती थी।
खैर तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन यहाँ जो सुभाष कुमार रहता है, एक दिन अपने दुकान पर बिजली का सामान बेच रहा होता है। उसमें से बिजली का कुछ सामान वो चेक करा रहा होता है। उसी समय उसे एक जोरदार करंट लग जाती है, जिसके कारण उसे पैरालाइसिस मार देता है। अब दोस्तों, जैसे ही उसके ससुर सुभाष कुमार को नजदीकी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर उसे बता देते हैं कि दरअसल अब ये किसी काम का नहीं रह गया, अब इसकी सेवा ऐसी करना होगा। दोस्तों, यहाँ जो सुनीता उसकी बहू रहती है, अब अपने ससुर सुभाष कुमार का घर पर ही उसका सेवा करना शुरू कर देती है। लेकिन तकरीबन 1 महीने के आसपास का समय बीतता है। अब ये सुनीता देखती है कैसे उसका ससुर जो सुभाष कुमार है दरअसल किसी काम का नहीं रह गया। दरअसल अब वो जो सुनीता को खुश किया करता था, अब उस काम के लायक भी अब सुभाष कुमार नहीं रह चुका है। जिसके बाद यहाँ जो सुनीता रहती है वो अंदर से बेचैन हो उठी थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से बिल्कुल अपने आप को तनहा पा रही थी। जिसके बाद वो अपना एक और दिमाग लगाती है। दरअसल इसके आगे वह ऐसा कांड करने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल वो अपने जेठ के पास फोन लगाती है, अपने जेठ से कहती है कि दरअसल मेरे ससुर जी का तबीयत इतना खराब है, मुझे बार बार घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलना पड़ता है, उनका इतना ज्यादा सेवा करना पड़ता है। दरअसल जेठ जी, मैं ये चाहती हूं कि आपका बेटा जो पवन कुमार है कुछ दिनों के लिए अगर हमारे घर पर आता तो हमारी कुछ मदद कर पाता। यहाँ पर जो सुनीता का जेठ किशन होता है, सुनीता की बातों को समझते हुए, उसकी मजबूरी को समझते हुए अपने बेटे पवन कुमार से बात करता है। दरअसल वो बताता है कि देखो कैसे सुनीता का जो ससुर है उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, तुम दरअसल उसके यहाँ 3 से 4 महीना रह लो, ताकि उसके ससुर का तबीयत जैसे ही ठीक होगा तुम वापस घर लौट आना। दोस्तों, यहाँ जो पवन कुमार होता है अपने पिता किशन की बात मानते हुए वो अगले ही दिन सुनीता के घर के लिए चल देता है। अब जैसे पवन कुमार सुनीता के घर पर पहुंचता है, उसकी नजर सबसे पहले सुनीता पर पड़ती है। दोस्तों, अब पवन कुमार देखता है कि कैसे जो उसकी चाची रहती है दिखने में बेहद ही खूबसूरत और जवान रहती है। अब यही तो सुनीता चाह रही थी कि कैसे वहां जो पवन कुमार है उसके घर पर रहने के लिए आए, ताकि सुनीता अब उसके साथ सेटिंग कर कर अपना मन का जो जिज्ञासा है, अपने मन की जो लालसा है उसे पूरा कर सके। दोस्तों, यहाँ पर जो पवन कुमार रहता है वो भी अपनी चाची की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 10 से 15 दिन का समय बीतता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर हंसी मजाक खुलकर बात करना शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यानी कि इन दोनों की जो सेटिंग है वो आंखों ही आंखों में हो चुकी रहती है। तभी एक रात की बात है, जैसी रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय होता है। यहाँ जो पवन कुमार रहता अपने कमरे में लेटा हुआ रहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। उसे अपनी चाची की खूबसूरती उसके आंखों के सामने ही चल रही होती है। इधर जो सुनीता होती है उसे भी नींद नहीं आ रही होती, वो भी सोचते रहती है कैसे मैं अपने भतीजे पवन कुमार को हासिल करके रहूं। दोस्तों, तभी जो सुनीता होती है अपने कमरे से निकलते हुए पवन कुमार के कमरे के अंदर चली जाती है और पवन कुमार के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। दोस्तों, यहाँ जो पवन कुमार उसका भतीजा रहता है दरअसल समझ चुका था कि उसकी चाची की मनसा क्या है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं, जिस रिश्ते का कोई आधार नहीं होता है। इन खैर दोस्तों, ये दोनों यहीं से गलत राह पर निकल चलते हैं। अब जब जब इन दोनों को मौका मिलता था ये दोनों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते बना लिया करते थे। खैर दोस्तों, फिर दिवाली का टाइम आता है जब ये फौजी रामकरण दरअसल 3 से 4 दिनों की छुट्टी लेकर 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली के मौके पर अपने घर आता है। अब जैसे घर आता है फिर से वो अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार भी हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दरअसल हम लोग खुशी खुशी दीपावली मनाएंगे। दोस्तों, जिसके बाद यहाँ जो सुनीता रहती है, चूंकि पहले से अपने भतीजे के साथ रहकर बेहद खुश थी, इसीलिए इस बात का उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो रामकरण होता है अपनी पत्नी को इतना खुश देकर वो भी अंदर से खुश हो जाता है। अब उसकी नजर जैसी अपने भतीजे पवन कुमार पर पड़ती है वो पवन कुमार को देखकर बेहद ही खुश हो जाता है और पवन कुमार से कहने लगता है कि दरअसल तुमने मेरे पिताजी की बहुत ही सेवा किया है, तुम काफी ज्यादा प्रशंसा के लायक हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ उस रामकरण को पता नहीं रहता कि दरअसल वो क्या घर के अंदर गुल खिला रहा होता है। खैर दोस्तों, वो जो 20 अक्टूबर की रात रहती वो तो ऐसी निकल जाती। फिर अगली सुबह 21 अक्टूबर 2025 यानी कि दिवाली के दिन सारा परिवार बेहद ही खुश रहता है। अब जो सारा परिवार
खुश रहता ही है, तभी जो यहाँ पर सुनीता रहती है उसकी तबीयत अचानक बेहद ही खराब हो जाती है। जिसके बाद अब रामकरण अपनी पत्नी को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचता है, जहां जैसे डॉक्टर इस सुनीता का चेकअप करते हैं, डॉक्टर दरअसल इस रामकरण को ये बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही रामकरण ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल अब रामकरण सोचने लगता है कि मैंने पिछली बार तो डॉक्टर से चेक करवाया था, जिसके बाद डॉक्टर बताया था कि दरअसल मैं पिता नहीं बन सकता हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है। तब मेरी पत्नी किससे प्रेग्नेंट हो गई? आखिर मेरे घर में मेरे पिता और ये पवन मेरा भतीजा रहता है, आखिर इसके अलावा मेरी पत्नी का किससे नाता हो सकता है? खैर दोस्तों, वहां जो रामकरण होता है, डॉक्टर जो कुछ दवाइयां सुनीता को लिखते हैं वो दवाइयां लेकर सुनीता को लेकर वो अपने घर चला आता है। जिसके बाद यहाँ ये फौजी रामकरण अपनी पत्नी पर बेहद गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ जो उसकी पत्नी रहती है पहले तो इधर उधर का बहाना बनाने लगती है, लेकिन जैसे ये फौजी और भी ज्यादा गुस्सा होता है वैसे इसकी पत्नी सब कुछ बोल देती है कि दरअसल ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है दरअसल ये तुम्हारे पिता का हो सकता है या ये पवन कुमार का हो सकता है। अब जैसी ये बात वो फौजी रामकरण सुनता है अपनी पत्नी पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो ठंडे दिमाग से काम लेता है, यानी वो होश से काम लेता है, अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता है। फिर वो शहर जाकर फटाके लेने के लिए चला जाता है। दोस्तों, अब शहर जाकर वो मिठाइयाँ खरीदता है, कुछ नशीली दवाइयाँ भी खरीद लेता है और ढेर सारा पटाखे खरीद कर वापस घर आता है। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो जाता है। हर जगह दिवाली की जो लाइट रहती है वो काफी ज्यादा जलते रहती है, घर में दिए जलते रहते हैं, लोग काफी खुश रहते हैं, माहौल काफी खुश होता है, अगल बगल के पड़ोसी भी सब दीपावली मनाने में बेहद ही खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ जो ये फौजी रामकरण रहता है वो अपना खेल शुरू करने वाला होता है। दोस्तों, यहाँ पर रामकरण पहले अपने पिता को जाकर मिठाई खिलाता है, जिसके बाद वो अपने भतीजे पवन कुमार के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे पिता की बहुत ही सेवा की, तुमने मेरी पत्नी की भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, लो इसी खुशी में तुम मिठाई खाओ। दोस्तों, उस मिठाई में पहले से वो नशीली पदार्थ मिला दी गई रहती है। जिसके बाद अब पवन कुमार को भी मिठाई खिला दिया जाता है। जिसके बाद अब रामकरण सीधे अपनी पत्नी सुनीता के पास जाते हुए अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें करते हुए अपनी पत्नी को भी मिठाई खिला दिया जाता है। खैर दोस्तों, जैसे ये तीनों लोग मिठाई खाते हैं तकरीबन 1 घंटे के अंदर रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास ये तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद अब रामकरण फौजी अपना जो उसका षड्यंत्र रहता है उसे अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल सबसे पहले वो अपने पिता सुभाष का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, फिर उसके बाद अपने भतीजे पवन की भी गला दबाकर हत्या कर देता है, फिर अपनी पत्नी जो कि आखिरी में अपनी पत्नी के पास हो जाता है और जो भी पटाखे मार्केट से लेकर आया रहता है उसे रस्सी के सहारे उसके सारे शरीर में लपेट देता है और उसमें आग लगाते हुए वो घर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, पटाखे की आवाजों में पटाखे की जो ज्वलनशील पदार्थ रहता है उसमें उसकी पत्नी जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, जिसके बाद यहाँ जो रामकरण होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रात के समय में सरेंडर कर देता है, पुलिस वाले से सारी आप बीती सुनाता है, कैसे उसकी जो पत्नी थी अपने ही ससुर और अपने भतीजे के साथ कैसे गलत रिश्ते में चली गई थी, कैसे उसने अपने पति को धोखा दिया था। दोस्तों, खैर पुलिस वाले जैसी इस रामकरण की पूरी आप बीती सुनते हैं, इस रामकरण फौजी के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता है, उसके ऊपर चार्जशीट तैयार की जाती है। दोस्तों, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिर जो प्रशासन, आखिर जो कानून व्यवस्था है वो एक कानून के रखवाले के साथ ही उसके साथ उसके किए की ऐसा क्या सजा सुनाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है, ये जो फौजी रामकरण होता है अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ जो किया, उसे मौत के घाट उतार दिया, क्या वो सही किया या गलत किया? इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।